वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th जैक बोर्ड का मॉडल पेपर। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो चुका है 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए। दैट मीन्स जो 6 फरवरी 2024 से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके लिए मॉडल पेपर आ चुका है, झारखंड बोर्ड ने पब्लिश कर दिया है और ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? तो मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो भाई मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो नहीं खोज पा रहे उनके लिए मैं बता दूं कि आप कुछ मत कीजिए। जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एडुकेटिव सिटी, बस वही जा करके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसको फटाफट डाउनलोड कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। टेस्ट के जैसा दीजिए कि आप लोग कितना बना सकते हैं, कितना आपको आता है, नहीं तो फिर भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उसी का एक सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अपने दोस्तों को बता दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बताइए कि भाई मॉडल पेपर आ गया, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। नहीं करोगे भैया पढ़ाई तो जाओगे इस बार। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हिंदी ए जिनका है उनके लिए है हिंदी का ए का। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को मिलेगा क्या, एक अपठित बोध, एक पूरा तरह का पैसेज। ये पूरा पैसेज है, आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ करके बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ दूँ क्या? मुझे लग रहा है कि पढ़ना क्या है, आप लोग इसको कर सकते हैं। मैं थोड़ा आंसर से बता देता हूँ ताकि आप लोग जब बनाइएगा तो मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका इसका बुद्धिमत्ता और ज्ञान, सेकंड धैर्य विश्वास और आशा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धैर्य विश्वास और आशा। चलिए कैसे, तो भैया ऊपर देख लेते हैं कैसे। ठीक है, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इसलिए इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तो इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। ठीक है, यही मिल गया। चलिए पढ़ ही देते हैं पूरा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। दैट मीन्स आपको जीवन में उम्मीद आशा रखनी है। भैया नहीं हो रहा है तो ये मत समझना है कि मेरा तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अरे भाई तुम ही से होगा। ठीक है, तुम्हारे प्रयास निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर 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 के बाद क्या है भाई, हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा विश्वास सहायता सहयोग और संतावना की आवश्यकता है उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। चलिए ठीक है, तो इसलिए धैर्य विश्वास और आशा फर्स्ट का सही आंसर है। सेकंड में देखिए है कि धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो क्या सुझाव दिया गया था कि ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है ना। अपने जीवन में धैर्य रखो, विश्वास रखो, तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। जहां बीच में विश्वास डगमगाया तो फिर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद है यार थोड़ा सा टाइपिंग में इन लोग आगे पीछे कर दिया है ना। यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? कैसे देखिएगा आप? तो पहला है संदेह और संशय से, तो नहीं। घृणा और नकारात्मक पहलू से, तो नहीं। क्रोध और भ्रम से, नहीं। उज्ज्वल और सकारात्मक पहलू से, आपके आसपास में जो है उसको उज्ज्वल और सकारात्मक पहलू से देखिए। किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? तो किस उपमा का प्रयोग किया गया है? तो देखिए वहां लिखा है ना, कांटों के बीच फूल को पालना, है ना। कांटों के बीच में फूल को पालना, यही एक उपमा है। ठीक है, फिफ्थ नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ये सबसे डिफिकल्ट चीज होता है कि किसी चीज का टाइटल लिखें, है ना, शीर्षक लिखें। तो उस लाइन में एक अच्छा चीज जो आपको लगा हो, या फिर नहीं वैसे तो नहीं कहेंगे। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिए वो मैच कर रहा है कि नहीं। ये लिखा है आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, एक है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, एक है समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत,
सकारात्मक का मार्ग आशा और विश्वास, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट लग रहा है ना, कि उसमें पॉजिटिविटी ही तो दिखाया गया कि लोगों को सकारात्मक रहना है और आशा विश्वास भी रखना है। चलिए, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको एक कविता मिलेगा, है ना। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सहस जियो रे। बहुत अच्छा कविता है, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा कविता है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहते हैं जो जो कैसा जीवन है, वो तो वो जीवन है योगियों जैसा। एक मिनट, योगियों जैसा बोल रहे हैं, आगे भी पढ़ ले। योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों के जैसा। ठीक है, एकदम वीरों के जैसा जियो। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? तो सोम का अर्थ होता है आपका धार। ठीक है, धार को सोम कहा गया है यहाँ पे इस पद्यांश में। 8 नंबर, योगियों योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे का क्या संदेश है? तो इसका संदेश यही है भैया कि समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है ना। ये क्या है? समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित कर रहा है। उसके बाद 9 नंबर, इस पद्यांश में कैसा जीवन को सराहा गया है? कैसा जीवन, ठीक है, जिसका है जो कि मतलब तारीफ किया जा रहा है एक तरह से, तो विजयी है ना, विजयी वाला जीवन, कि जिंदगी में हर चीज में विजयी होना है, ना कायर बनना है ना हार मानना है। इस कविता का मूल स्वर क्या है? कविता का मूल स्वर, ठीक है, तो इस कविता का मूल स्वर है आह्वान। यहाँ पे क्या आह्वान किया जा रहा है? यहाँ 10 क्वेश्चन के बाद आपका आ जाएगा ग्रामर, और ग्रामर में आने के बाद देखिए क्या क्या है। भाई एक चीज़ और बता देते हैं, ऐसे तो हिंदी ग्रामर का हम वीडियो कुछ कुछ बनाए हैं, बट किसी को पर्टिकुलरली किसी टॉपिक में डाउट है, फॉर एग्जांपल सकर्मक अकर्मक क्रिया समास कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, फिर से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप फटाफट मुझे कमेंट कर दें, मैं उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना करके ला दूंगा। एक भी स्टूडेंट कमेंट करेगा, हम उसके लिए बना करके लाएंगे। ठीक है, चलिए, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कौन सा है? सेंटेंस पढ़िए। सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। सकर्मक अकर्मक है भाई, तो अकर्मक पूछा गया है, तो आपको पता है क्रिया दो होता है, एक सकर्मक एक अकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, कर्मक है ना, कर्म के साथ, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, कर्म मिलना चाहिए। कर्म मिल गया तो वो सकर्मक है। अकर्मक क्या होता है? जहाँ कर्म ना मिले। अगर आप फर्स्ट में देखिए सोनम गाना गाती है, तो इस सेंटेंस में आप देखिए, तो सोनम क्या कर रही है? गाना गा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट, क्रिया मतलब कर्म, तो गाना है। अमन किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई? किताब पढ़ रहा है। मोहन सो रहा है, क्या सो रहा है? आंसर तो नहीं मिला। दैट मीन्स अगर आप उससे क्वेश्चन कीजिए क्या, तो नहीं आंसर मिला। तो मोहन सो रहा है, तो क्या सो रहा है? नहीं मिला ऑब्जेक्ट, हो गया अकर्मक क्रिया, तो सी नंबर आंसर सही है। उसका कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, देखिए बच्चा रोता है, ठीक है, बच्चा क्या रोता है? पता चल रहा है? कुछ नहीं, यहाँ कर्म नहीं मिल रहा है हमको। लड़का हंसता है, लड़का क्या हंसता है? नहीं मिल रहा है कर्म। रीता खाना खाती है, रीता क्या खाती है? तो भैया खाना खाती है, जब खाना खाती है तो खाना क्या है? कर्म है। हो गया, है ना, सी ऑप्शन ही सही है, रीता खाना खाती है। उसके बाद पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये भी देख लिया क्या उड़ रहा है, पता नहीं चलेगा आपको। उसका जलद का अनेकार्थी शब्द कौन है? जलद, तो जलद है जो कि बादल का है, अनेकार्थी शब्द बादल हो जाएगा। आगे आ जाइए, 14 नंबर, दो पदों या दो शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? दो पद या दो शब्द हैं, वो दोनों को मिलाने से एक तीसरा पद बन जाता है, वो तीसरा पद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समास। ठीक है, समास याद रखिए, और ये समास का परिभाषा हो गया एक तरह से। यथा संभव कौन सा समास है? यथा संभव, तो यथा जो है वो अव्यय है ना, तो अव्यय आ गया शुरुआत में, तो ये अव्यय भाव समास हो गया। क्लियर? चलिए, 16 नंबर, नीला है जो कमल नील कमल किस समास का विग्रह है? नील कमल, नीला है जो कमल, ये कौन सा समास है? तो ये आपका है कर्मधारय समास। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन, कर्मधारय समास। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य बताएं। तो रचना के आधार पर वाक्य सरल संयुक्त मिश्र 3 होते हैं। सरल वाक्य तो सरल लिखा रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे बात उठ जाता है कि जब मोर नाचता है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचता है। 2 सेंटेंस है, 2 अलग अलग वाक्य है, जब वर्षा होती है इधर मोर नाचने लगता है, ये है मिश्र वाक्य। ठीक है,
उसके बाद आ जाइए 18 नंबर। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? कर्म को प्रधानता दिया जा रहा है तो कौन सा वाच्य होगा? तो भाई वो तो सिंपल है ना, कर्म प्रधान है तो कर्म वाच्य होगा, खत्म। ठीक है। बालक चांद डैश देख रहा है, तो ये तो आसान है भैया, बालक चांद की ओर देख रहा है ना, तेरी ओर चांद की ओर देख रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? समुच्चय बोधक अव्यय तो आ जाएगा आपका अथवा, ये एक समुच्चय बोधक अव्यय है। आ जाइए नीचे, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन करें। वाह, ये अब आपका पाठ्य पुस्तक से आ जाएगा। ठीक है। उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागी, तय नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। समझ गए? बहुत अच्छा है लाइन। चलिए, अर्थ को भी छोड़ देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको अर्थ जानना है कमेंट कर दीजिएगा, सेपरेट वीडियो में पूरा जो चैप्टर है इसका हम पूरा अर्थ बता देंगे। काफ़ी मज़ेदार पोयम है ये, है ना। तो इस पद के रचयिता कौन है भैया? इस पद के रचयिता, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बार बार सूरदास अबला हम बोल दिया तो सूरदास इसके लेखक मतलब रचयिता है, लेखक नहीं कहेंगे, कवि कहेंगे। फिर गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी? तो भैया वो तो कृष्ण की भक्त थी, है ना। गोपियाँ कृष्ण की भक्त थी, बिना पढ़े भी सबको पता होगा। पुरैन पात का मतलब क्या होता है? तो कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, है ना। दैट मीन्स कि जो कमल का पत्ता वो रहता है पानी के अंदर, फिर भी उसमें एक बूंद भी पानी नहीं लगता है ना। 24 नंबर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो किससे कही है? तो भैया जो लिखा हुआ है वही देखना है। कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। ठीक है। 24 के बाद आ जाइए, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर। चलिए फिर से पैसेज, दैट मीन्स आप समझ रहे हैं पैसेज ज़्यादा है आपके पास, क्वेश्चन जो दिया गया पैसेज से ज़्यादा दिया गया। थोड़ा सा बुक अगर अच्छा से पढ़े हैं, हिंदी का कहानी पता है, कविता पता है, तो आप क्वेश्चन आंसर भी आसानी से बना लीजिएगा और अच्छा नंबर ला करके फोड़ सकते हैं हिंदी के एग्जाम में। ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादातर हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पुतोह बड़ी सुभाग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। ठीक है, ये बाल गोविंद भगत वाला है आपका कहानी। तो क्वेश्चन है, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? जब उनका बेटा मर गया था तो आपको पता होगा वो गा रहे थे, है ना, गाना गा रहे थे। वो डफली या ढोलक जैसा जो भी होता है उसको बजा बजा करके गाना गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? तो सुस्त और बोदा सा, कविता में कहानी में दिया हुआ है, पर जो पैसेज है वहाँ से मिल जाएगा। भगत जी की पुतोह कैसी थी? तो कैसी थी? घर का ख्याल रखने वाली थी, घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी, है ना। वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसी के अनुसार हम चलेंगे, तो सी नंबर ज़्यादा सही है। बोधा का क्या अर्थ होता है ना। बोधा का मतलब होता है मंद बुद्धि, थोड़ा सा बुड़बक टाइप का था। 29, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? सांप से डर के भोलानाथ कहाँ भागा था? तो भाई ये चैप्टर ही का नाम है माता का आंचल, तो आंसर भी है माता का आंचल। जॉर्ज पंचम की नाक किस पर व्यंग किया गया है? तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है वो सरकारी तंत्र पर एक व्यंग किया गया है कि कैसे हमारे भारत देश को लूटने वाला आदमी का हम इतना मूर्ति बना रही है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी तंत्र पे एक व्यंग है ये। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव वाला। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आंसर जो भी है दिया गया है, और दैट मीन्स कि आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि आपको आगे इधर में नहीं मिलने जा रहा है। क्या नहीं मिलने जा रहा है? और वो क्या बोलते हैं उसको, पैसेज नहीं है, पैराग्राफ नहीं है ना, इधर निबंध दिया गया है। और जो भी है इसको भी हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, सबका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। बस आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।